चर्चा के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट सुहेल कासमी जुड़ गए हैं और साथ ही कारगिल लीडर के लिए सज्जाद कारगिली हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है आप दोनों हजरात का। सज्जाद साहब, जिस तरह से देख रहे हैं कई मुतालबात को इंतजामिया की तरफ से पूरा कर दिया गया है और मंजूरी उन्हें दे दी गई है, खासकर 95% का जो रिजर्वेशन नौकरी में देने का ऐलान किया गया है और ख्वातीन के लिए भी 33% रिजर्वेशन देने का ऐलान किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि आप इससे कितना संतुष्ट हैं? जो उम्मीद इस अहम बैठक से आप कर रहे थे वो पूरी हो पाई है या फिर इसमें अभी भी कमी मानी जा रही है? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूं कि ये एक बेबी स्टेप है और हम इसको वेलकम करते हैं कि हम कम से कम हमारी जो एक जिद्दोजहद की गाड़ी थी और डिमांड्स जो हम लेके थे वो हमने हिलना शुरू किया है। मैं समझता हूँ ये वेलकमिंग चीज है। 95% रिजर्वेशन लद्दाख एसटी को देना और इसमें एसटी के साथ साथ जो बॉर्डर एरियाज भी शामिल है, एससी का भी 1% है और इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस भी हैं, तो इनको ना का रिजर्वेशन मिलना मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब इसको ग्राउंड में इम्प्लीमेंट करना और फिर इसको लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट की, क्योंकि फिलहाल डोमिसाइल नहीं है हमारे पास, तो लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट को बेस बनाकर इसका रिक्रूटमेंट हो बहुत जल्दी। तो अगली मीटिंग जो 15 जनवरी को होगी उसमें हम जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन और डोमिसाइल लॉ, इन लोगों पर हम बात कर सकते हैं, इन मसलों पर। और फिर आगे जाकर, क्योंकि सरकार ने एक्सेप्ट किया है कि स्टेटहुड और 6 शेड्यूल का इश्यू भी वो रिकॉग्नाइज करते हैं लद्दाख के एस्पिरेशन से, तो इन मामलों को भी आगे ले जाकर के डायलॉग में शामिल किया जाएगा। बिल्कुल। कासमी साहब, आप किस तरह से इस कदम को देख रहे हैं? देखा जाए तो लद्दाख के लिए ये सरकार की तरफ से एक तोहफा माना जा रहा है। सरकारी नौकरी में 95% रिजर्वेशन एससी तबके को देने की बात की गई है और साथ ही साथ ख्वातीन के लिए 33% सीट रिजर्व करने की बात यहाँ पर की गई है। देखिए जी, वेलकम स्टेप है और लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स है, जैसे जी ठीक है। सज्जाद साहब, आपका रुख करना चाहूंगी। ऐसे में जिस तरह देखा जा रहा है कि अगली मीटिंग 15 अगली जो बैठक है वो 15 जनवरी को होनी है, उसमें क्या कुछ मुद्दों पर बात होगी? क्योंकि सबसे अहम मुद्दा जिस तरह से बताया जा रहा है कि वो स्टेटहुड का है, लद्दाख को स्टेटहुड का दर्जा देने की जो मांग है वो सबसे ज्यादा तरजीहात पर बनी हुई है। बिल्कुल, वो हमारी तरजीहात में है और सरकार ने इन चारों मुद्दों को एक्सेप्ट किया है और वन बाय वन हम जो है एक एक इशू पे बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। और मुझे उम्मीद है कि सरकार इसमें थोड़ा दरियादिली दिखाएगी और खुले मन से बात करते हुए लद्दाखी लोगों के एस्पिरेशंस को समझते हुए इन मसलों का कोई समाधान निकालेगी जिससे लद्दाखी भी मुतमईन हो सके और भारत सरकार भी खुशी महसूस करे। तो हम चाहते हैं कि ये जो कल का मीटिंग है उसमें जो हमें एक कामयाबी मिली है वो सबका एक कलेक्टिव सक्सेस है, हम सबका, जिसमें लेह हिल काउंसिल, करगिल हिल काउंसिल, ऑनरेबल एमपी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी अधिकारी और लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस शामिल है और जिसमें लद्दाख के वो हजारों लोग शामिल है जो धरनों और प्रोटेस्ट और एहतजाज के जरिए अपनी बात जो है सरकार तक पहुंचाते रहे। तो मैं समझता हूँ हम सबका एक कलेक्टिव एक स्ट्रगल था, कलेक्टिव जीत है, कलेक्टिव कामयाबी है। लेकिन अब इसको इम्प्लीमेंट करने की बात है और डोमिसाइल को जिस तरीके से एलआरसी को बेस बना के इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, ये एक चुनौती होगी हमारे लिए अभी और इसको इम्प्लीमेंट करना लाजमी है। बाकी 15 तारीख के बाद जो आगे का बातचीत का सिलसिला है, आगे जो मुद्दे हैं खासकर स्टेटहुड और 6 शेड्यूल की डिमांड को लेकर के, डोमिसाइल को लेकर, पब्लिक सर्विस कमीशन को लेकर वो हो, तो उस पर हम मुतमईन हैं कि खुले मन से उस पर भी बात हो। बिल्कुल ठीक है। कासमी साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कासमी साहब, किस तरह इस स्टेप को आप देख रहे हैं मरकज़ की तरफ से? जिस तरह सज्जाद साहब कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मेन है इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये एक बड़ा चैलेंज है और यही देखना ज़रूरी है। मुझे लगता है जैसे सज्जाद साहब कह रहे हैं, देखिए करगिल और लद्दाख के लोगों की एक बहुत खूबसूरत बात है कि वो अपने मुद्दों को लेके, मुद्दा बेस्ड चीजों को लेके एजिटेट करते हैं और फिर जबरदस्त अपनी मांगों को लेके सड़कों पे, धरनों पे रहते हैं और वो किसी बगैर मजहब मिल्लत रीजन को प्रॉस्पेरस करने की बात करते हैं। अपने जो उनका जो एसेंस है लद्दाख का, उस पर बात करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं और उस पर सियासत नहीं करते हैं। और अल्टीमेटली वो जो मुतालबात है वो मरकज के आगे रखने होते हैं। हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का एक फर्ज है कि उनके जो भी डिमांड्स हैं, जो भी चार्टर ऑफ डिमांड्स हैं, वो वक्तन फवक्तन वो मरकज तक रखे। और लेकिन करगिल लद्दाख की खूबसूरती है
कि दे यूनाइट टुगेदर टू फाइट फॉर देयर डिस्क्रिमिनेशन, जो भी उनको चाहिए होता है। और फाइनली आज जो रिस्पाइट कल उनको मिला है, मैं समझता हूँ एक वेलकम स्टेप है, क्योंकि लद्दाख जो है, आपको याद नहीं होगा जब हम छोटे थे, अभी 5 साल पहले तक, जब तक ये सड़कों के जाल नहीं बन रहे थे, तो 3-3, 4-4 महीने पूरे हिंदुस्तान से कट जाता था लद्दाख और करगिल का इलाका। और अब जाके थोड़ा सा वहां राहत आई है, जब से वो यूनियन टेरिटरी बनी है, थोड़ा एम्स का काम शुरू हो गया और बाकी चीजें हैं। अदरवाइज लद्दाख ने बहुत सफर किया है, चाहे चाइना की तरफ से, रोड कनेक्टिविटी की तरफ से, स्नो बाउंड एरिया होने की तरफ से, और बहुत सी चीजें, बहुत सी मुश्किलातें लद्दाख मेरे भाइयों ने, बहनों ने वहां सही हैं। और फाइनली अब जाके आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चल रहा है कि लद्दाख भी एक रीजन है, और करगिल का तो करगिल वॉर के बाद पता चला कि करगिल भी एक रीजन है हिंदुस्तान की टॉप चोटी पे, और वहां हमारे जो आर्मी पर्सन है वो किस तरह से ड्यूटी करते हैं, पैरामिलिट्री कैसे सर्व करती है, अपने बॉर्डर्स को कैसे तहफ़्फ़ुज़ करती है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दिल थोड़ा सा बड़ा दिखने लगा है लद्दाख और करगिल के लोगों को लेके, और जो भी उनकी जेन्युइन डिमांड्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है फुलफिल होंगी। और अल्टीमेटली अगर ये स्टेटहुड की भी डिमांड करेंगे तो ठीक है, उनका एक अपना तरीकाकार है, उस रीजन का एक अपना रख रखाव है, उनकी एक बड़ी पुरानी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बैकग्राउंड है। उसको उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो भी चीजें उनको रिहेबिलिटेट कर सकती हैं, उनकी प्रॉस्पेरिटी को आगे बढ़ा सकती है, आने वाली जनरेशंस को मुस्तकबिल अच्छा कर सकती है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मरकज को जरूर उसको कंसिडर करना चाहिए। और मुझे याद है, मैं 2002 में जब सिंधु दर्शन वहां शुरू हुआ, अडवाणी साहब तब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, तो मैं देखता था, कभी जाते थे तो पता चलता था, कभी कभी तो 3-3 दिन फ्लाइट्स ही नहीं वहां से उठती थी, और क्योंकि वेदर कंडीशंस की को देखते हुए। तो ये सब चीजें हैं कि इंसानी हकूकों से जुड़ी हुई है, और वो एक अब एजुकेशन में भी लद्दाख का सतर जो है बड़ा अच्छा आगे आ रहा है, बच्चे बहुत दूर दूर तक जाते हैं पढ़ने के लिए। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए देश उनकी जो जेन्युइन डिमांड्स हैं वो पूरी होनी चाहिए, और मरकज को बिल्कुल सिंपैथेटिकल उनके डिमांड्स को पूरा करना चाहिए। बेशक सज्जाद साहब, जिस तरह से आप भी जानते हैं कि लंबे वक्त से इन सभी मांगों को लेकर लद्दाख के लोग अड़े हुए हैं और लगातार उनकी तरफ से हड़ताल की गई है, मुजाहिरे किए गए हैं, जिसके बाद उन्हें ये मौका मरकज से बात करने का मिला है। लेकिन हालांकि कुछ मुतालबात पूरे किए गए हैं, कुछ मुतालबात को मंजूरी भी दे दी गई है, लेकिन जिन मुतालबात को मंजूरी दी गई है वो पहले से ही दूसरी रियासतों में इस तरह का जो हक है वो लोगों को दिया गया है। देखा जाए तो ये लद्दाख के लोगों का हक है और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ अभी मरकज की तरफ से नहीं किया गया है। देखिए, कोई भी डिमांड ऐसी नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन के डोमेन से बाहर हो। सारी जो डिमांड्स हैं वो लॉजिकल हैं और डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर आती हैं। और जाहिर सी बात है, सरकार का ये प्रॉमिस था, वादा था लद्दाख को जब यूनियन टेरिटरी बनाया था कि हम लद्दाख को एम्पावर करने जा रहे हैं, लद्दाख का विकास होगा, लद्दाख को आइडेंटिटी मिलेगी। तो आइडेंटिटी मिलने के तरीके क्या है? तरीका ये है रिप्रेजेंटेशन मिले, तरीका ये है कि बराबर की हिस्सेदारी मिले, हक हुकूमत मिले, हक मिल्कियत मिले। तो ये वो सारी चीजें हैं जिससे जो है वो बराबरी का दर्जा मिल जाता है। बाकी जैसे कि मेरे साथी ने बताया कि ये लद्दाख की यूनिटी की जीत है। बिल्कुल ये यूनिटी है कि हमने बहुत सारे चैलेंजेस को अबूर करते हुए इस यूनिटी के लिए बहुत सारी चीज़ों को क्रॉस करके इसको मजबूत बनाए रखा और कॉन्स्टेंट स्ट्रगल किया। और यही नहीं बल्कि इसके अलावा भी जब भी लद्दाख रीजन के अंदर कोई भी चैलेंज पेश आया, चाहे वो रिलीजियस लेवल पे हो या सोशल लेवल पे हो, उसको हार्मोनिकली हारमोनियसली हमने उसको सॉल्व किया और बहुत सारे इश्यूज को एड्रेस करने की हमने खुद कोशिश की लद्दाख की सोसाइटी ने। एज ए सोसाइटी इस वक्त सब लोगों के अंदर ये चीज़ फील हो रही है कि हमें अपना फ्यूचर सिक्योर करना है और उसको सिक्योर करने के जो रास्ते हैं, जो पैमाने हैं, उसको क्रॉस करना पड़ेगा, जिसमें हमारे इस ज़मीन का सेफगार्ड है, ग्लेशियर्स का सेफगार्ड है, नौकरियों का संरक्षण है, इसी तरीके से हमारे लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज है, डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेशन है, ये चीज़ें होना लाजमी है। तो इन्हीं 4 मुद्दों को फ्रेम करके फिर ये स्ट्रगल आगे बढ़ रहा है। बेशक आदिल साहब, आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि लद्दाख को अभी तक स्टेटहुड का दर्जा देने के काबिल जो मरकज़ है वो नहीं मान रहा है, लेकिन क्या कुछ फैक्टर्स इसके पीछे माने जा सकते हैं? क्योंकि लंबा वक्त गुजर चुका है और लगातार जो लद्दाख कारगिल के लोग हैं उनका मुजाहिरा जारी है, प्रोटेस्ट उनकी तरफ से लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन जो देरी है मरकज़ की तरफ से वो लगातार अभी भी देखने को मिल रही है। इस मीटिंग में भी कहीं ना कहीं उम्मीद की जा रही थी, लेकिन इसमें कुछ मुतालबात पूरे किए गए हैं, लेकिन स्टेटहुड को लेकर अभी भी उम्मीद ना के बराबर है।
देखिए, यूनाइटेड यू विन। यूनाइटेडली जब आप किसी स्ट्रगल को पे लड़ते हैं या अपनी जेन्युइन डिमांड्स को कॉन्स्टिट्यूशनली आप उसके लिए फाइट करते हैं, धरने देते हैं, यहाँ से दिल्ली तक पद यात्रा करते हैं और मजबूर कर देते हैं सरकार को। ये हमारा बदकिस्मती है मुल्क की कि कुछ कुछ जेन्युइन चीजों के लिए हमें बहुत एजिटेट करना पड़ता है, बहुत साल लग जाते हैं। लद्दाख के लोगों ने बहुत सफर किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फाइनली यूनियन टेरिटरी वो बन गई। आज वहां अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, आज वहां अपने डीजी हैं और लद्दाख के लोगों ने, जम्मू कश्मीर जब एक स्टेट थी वहां से चीफ सेक्रेटरी बने और वो अपनी, देखिए लद्दाख में सबसे खूबसूरत चीज है कि उनका मुस्तकबिल उनको पता है, सिवाय एजुकेशन के उनका मुस्तकबिल नहीं संवर सकता है। और लद्दाख के बच्चों ने बहुत पढ़ाई की है। हमारे यहाँ चीफ सेक्रेटरी वहां से बने, यहाँ हमारे यहाँ डीजी डॉली मैम एक लेडी ऑफिसर वहां से बनी, जस्टिस जो आज चीफ जस्टिस हैं वो लद्दाख से हैं। तो एजुकेशन के स्तर में लद्दाख जो है रिमार्केबली आगे बढ़ रहा है और उनकी जो जेन्युइन और कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स हैं, स्टेटहुड मांगना भी उनका हक है और स्टेटहुड मिलनी चाहिए। जब वहां यूनियन टेरिटरी में इलेक्शंस हो रही हैं तो अगर स्टेटहुड भी बन जाएगी तो क्या फर्क पड़ता है। और मुझे लगता है जहां इतनी स्टेटों को आपने तोड़ा, यूपी को 2-3 हिस्सों में बांटा, तो एक नई स्टेट को कुछ स्टेटें बनाई भी हैं और अगर लोगों की पुरजोर डिमांड है तो अल्टीमेटली स्टेटहुड भी वहां मिलेगी। लेकिन जिस पेस से लद्दाख को आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि इनकी जो तरीकाकार है अपनी डिमांड्स को लेके उनको पुट फोर्थ रखने का मरकज के आगे, वो रिमार्केबल है। और मुझे लगता है सच्चाई और जो तरीकाकार होता है यूनिटी का, उसकी जीत होती है और आने वाले दिन जो है लद्दाख के लिए बहुत बेहतर होंगे, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। बिल्कुल सज्जाद साहब, अब देखा जाए तो अगला और बड़ा मौका 15 जनवरी को है, तो उसके लिए जानना चाहूंगी क्या कुछ उसके लिए तैयारी है ले एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा मौका माना जा रहा है। इस मीटिंग के बाद ये मीटिंग हो चुकी है और उसमें कुछ मुतालबात पूरे हो चुके हैं। क्या उस पर जो संगठन है वो अपनी मांगों पर अड़ जाएंगे या फिर जो भी मरकज़ की तरफ से परोसा जाएगा उसको स्वीकार कर लिया जाएगा? देखिए, यहाँ ना अड़ने का सवाल है ना परोसने का सवाल है। यहाँ है कि लद्दाख के हित में अगर कोई बेस्ट ऑप्शन सरकार भी देती है तो हम तो स्वागत करेंगे, लेकिन फिलहाल जिन चीजों को हमने चूज किया, इंतखाब किया है, वो हम समझते हैं हमारे लिए बेहतरीन इंतखाब है। स्टेटहुड की मांग, 6 शेड्यूल की मांग, और फिर अगली बार जो बातचीत होनी वो तो पब्लिक सर्विस कमीशन और डोमिसाइल पे होगी। तो उस जो बातचीत अभी पेंडिंग रही है उसको हमने कंप्लीट करना है। उसके बाद फिर धीरे धीरे ये बातचीत का सिलसिला न थमे और ये सिलसिला चलता रहे, इसीलिए डायलॉग प्रोसेस अभी बढ़ता जा रहा है और उम्मीद करते हैं कि कुछ पॉजिटिव आउटकम निकले। जी बिल्कुल। काज़मी साहब, ख्वातीन के लिए भी इसमें 33% जो रिजर्वेशन है वो दिया गया है। इस स्टेप को आप किस तरह से देख रहे हैं? कितना जो फायदा है इसका ख्वातीन को वो होने वाला है और ख़ास पर ज़मीनी स्तर पर इसको किस तरह से नाफिज किया जाएगा वो भी सबसे अहम माना जा रहा है। देखिए, ये भी एक पॉजिटिव स्टेप है क्योंकि हमारी जो बहनें हैं वहां पे उनका भी एजुकेशन लेवल जो है बड़ा अच्छा। और आज तो पूरी दुनिया में प्राइम मिनिस्टर खुद बात करते हैं, वो वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं और वुमेन एम्पावरमेंट के तही पार्लियामेंट में जो बिल भी पास हुआ रिजर्वेशन को लेके औरतों के, तो लद्दाख कोई हिंदुस्तान का अलग हिस्सा नहीं है, हिंदुस्तान का ताज है लद्दाख। और मुझे लगता है बाकी स्टेटों की तरह यहाँ भी वैसी चीजें होनी चाहिए और अच्छा होता है अपने लोगों को गवर्न करें, अपने लोगों का देखभाल करें, अपने लोगों के नुमाइंदे चुने, अपने लोगों में से मेंबर पार्लियामेंट चुने, वो जिस ढंग से भी हो इंडिपेंडेंट। हमने देखा कि उनकी कुछ जेन्युइन डिमांड्स पे कितनी बार इंडिपेंडेंट्स लद्दाख से एमपी बने हैं, वो इसलिए क्योंकि वो रोस्टर बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं कि मुद्दों के आधार पे अपने कैंडिडेट को चुनते हैं और फाइनली वो कैंडिडेट उनकी रहनुमाई करता है। जो बड़ा मैं समझता हूँ लद्दाख से बाकी स्टेटों को, बाकी हिंदुस्तान के जो खित्ते हैं उनको सबक लेना चाहिए कि जो रीजन होता है या उनका जो अपना कल्चर होता है, जो अपना एसेंस होता है, उसके आधार पे सियासत करनी चाहिए और उसके आधार पे अपनी डिमांड्स को लेकर मरकज के सामने रखना चाहिए। और वो सबसे एक जेन्युइन और अच्छा तरीकाकार होता है जिस तरह लद्दाख आगे चल रहा है। बिल्कुल मेरे भाई ने ठीक कहा कि कुछ और मुद्दे भी होंगे इनके जो पाइपलाइन में हैं, जिनकी डिस्कशंस होम मिनिस्टर से या ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से होगी। और मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो मुद्दे भी हैं जो लद्दाख को फायदा दे सकते हैं, एम्पावर कर सकते हैं, लद्दाख के लोगों को प्रॉस्पेरस कर सकते हैं, उन पे जरूर बातचीत होगी और उनका फायदा जो है। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि यूनियन टेरिटरी तो बन चुकी, लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां अपने हैं, अब तो डीजीपी वहां अपने हैं,
तो उसमें स्टेटहुड देने में या बाकी चीजों को करने में कोई परेशानी अब मुझे लगता है नहीं है। और आने वाले सालों में जितना आप एम्पावर करेंगे लद्दाख को, आप देखेंगे कि लद्दाख एक अलग टूरिज्म डेस्टिनेशन जो है वो उभर के सामने आ रही है। आज दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो लद्दाख को विजिट नहीं करना चाहता, लद्दाख को नहीं देखना चाहता है, लद्दाख से हिमाचल नहीं जाना चाहता है, साइचुन नोब्रा नहीं देखना चाहता है। और बहुत सी फिल्मों की शूटिंगें जो है, रिमार्केबल जो फिल्में हैं बॉलीवुड में, वो आपने देखा होगा, वो लद्दाख में शूट हुई है। तो लद्दाख इटसेल्फ डिपिक्ट्स इट्स ओन ब्यूटी एंड इट्स ओन कल्चर एंड इट्स ओन एसेंस एंड इट्स ओन यूनिक आइडेंटिटी। तो उसके लिए मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और ज्यादा एम्पावर करने की जरूरत है लद्दाख को, ताकि ये एक अलग जो डिस्क्रिप्शन है इसकी अपनी, वो उभर के पूरी दुनिया के सामने आए। और उसके लिए काम चल रहा है और तरीका यही होता है जैसे सजाद साहब ने कहा कि कुछ डिमांड्स हो गई हैं, कुछ डिमांड्स पाइपलाइन में हैं, कुछ डिमांड्स के लिए हम और एजिटेट करेंगे, वो करते भी रहना चाहिए। और जिस तरह ठीक है काज़मी साहब, सजाद साहब आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप भी जानते हैं कि शुरुआती दौर में लद्दाख के कुछ संगठनों की तरफ से केंद्र शासित प्रदेश बनाने की जो मांग थी वो लगातार की जा रही थी, और जब वो मांग पूरी हो गई तो उसके बाद से केडीए की तरफ से और तमाम जो तंजीमें हैं उनकी तरफ से अपनी मांगों को पूरा करने की जो ख्वाहिश है वो जाहिर की गई, और इसी के चलते जो प्रोटेस्ट है वो शुरू किए जाने लगे। लेकिन क्या अभी भी ऐसे संगठन है, क्या अभी भी लद्दाख में लोगों को लगता है कि केंद्र शासित प्रदेश है वो जरूरी है और वही कायम रहना चाहिए? देखिए, अब तो लेफ्ट एक्स बॉडी कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस सब लोग एक पेज पे हैं, सब लोगों ने 4 पॉइंट एजेंडा मुरतब किया, सब ने स्टेटहुड की डिमांड रखी हुई है, सब ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपना कॉमन मेमोरेंडम दिया। तो अब तो लद्दाख में कोई ऐसी पार्टी नहीं, आज के टाइम तो बीजेपी भी हमारे साथ सपोर्ट में खड़ी है। तो मुझे नहीं लगता है लद्दाख में तमाम मामला पोस्ट कर रही है। आप एक खड़ा है मांगों को लेकर, हम कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट से हमारी कुछ नहीं है, बल्कि जो कुछ डिमांड्स करनी है वो भी गवर्नमेंट से ही करनी है और गवर्नमेंट को ही देनी है। तो हमारी बहुत सारी उम्मीदें हैं गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट से ये भी हम तवक्का रखते हैं कि वो सिर्फ हमें एक वोट बैंक का हिस्सा ना समझे, और हम हैं भी नहीं कोई वोट बैंक। हम इस देश की सरहदों के निगहबान की हैसियत से मांग रहे हैं। हम इस सेंसिटिव रीजन में, उस रीजन में रहते हैं जहां जब देश पे आफत आ पड़ी, लद्दाख के लोगों ने सीना तान के जो है देश की सेवा की है, देश की खिदमत में कोई कसर बाकी नहीं रखा है। लेकिन आज कुछ हुकूक हम चाहते हैं इसी देश से, तो उम्मीद है कि सरकार उस पर अपना मुंह नहीं मोड़ेगी, पीठ नहीं दिखाएगी, और ये हमारे जो मामलात है उसको फुलफिल करने की वो लोग कोशिश करेंगे। तो हम पॉजिटिव हैं, ऑप्टिमिस्ट हैं, और हम जो है किसी तरीके की नेगेटिविटी अभी फिलहाल हमारे मन में या दिल में नहीं। सजाद साहब, सुहेल काज़मी साहब, इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना तमाम कीमती वक्त देने के लिए। अब फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। एक तरीके से टीवी आदाब।